अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है बाबर फ़हीम ने जयपुर, इंडिया से। कई सालों बाद भी जब इस कहानी को याद करता हूं तो ऐसे लगता है जैसे कल का वाकया हो। एक ऐसा खौफनाक और भयानक वाकया कि जिंदगी के उस उम्र में जहां इंसान बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी जिंदगी के यादगार वाकयात में से आज मैं अपनी जिंदगी का यह खौफनाक वाकया आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप इसको अपने लफ्जों में जब सुनाएंगे तो उम्मीद है सुनने वालों को यह सच्ची कहानी अच्छी लगेगी। बाबर फ़हीम कहते हैं, मेरा तारुफ यह है कि मैंने जिस घर के अंदर आंख खोली वहां पे पैसे की रेल पेल थी। इंसान को जरूरियात जिंदगी के लिए जो कुछ चाहिए होता है वो सब उस घर में मुहैया था। यूं मैं जो भी बात मुंह से निकालता वो पूरी हो जाती। वालिदैन ने कुछ परवरिश भी इस अंदाज में की थी कि डर, खौफ ये तो दूर दूर तक नहीं था, लेकिन मैं बहुत ही मन मौजी था। मूड होता तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता, और अगर मेरा मूड ना होता तो कोई कुछ कर ले मैं तैयार नहीं होता था। शहबाज मेरा बेस्ट फ्रेंड। शहबाज के साथ मेरी इस तरह की मेंटालिटी मिलती थी कि हम दोनों ना सिर्फ बेहतरीन दोस्त थे बल्कि बेहतरीन राजदार भी। मेरी जिंदगी के हवाले से सब कुछ शहबाज को पता था और शहबाज के हवाले से भी मैं सब कुछ जानता था। हम दोनों में बहुत बनती थी। एक चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन थी, जिसकी वजह से हम बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे, वो था दोनों को खौफनाक फिल्में देखने का जहां शौक था, वहीं पे शिकार के लिए भी अक्सर हम जाते थे। जवानी के दौर से ही हमें शिकार का एक ऐसा चस्का पड़ चुका था कि हम दोनों जो बचपन में अपनी छर्रे वाली बंदूक लेकर इधर उधर फैलते जाते, तो जब बड़े हुए तो हमारे हाथों में वो बंदूकें थी जिससे हम कोई ना कोई जरूर शिकार करके लाते। और अगर कहीं पे पता चलता कि रात वहीं पे कैंप लगाना है और मछली का शिकार करना है, तो हम दो दोस्त अपने साथ कुछ और दोस्तों को भी ले जाते, क्योंकि जंगल के रास्ते जाते हुए कोई दोस्त हमारे साथ तैयार ना होता। वो कहते वहां तो दो पागल ही जाएंगे, बाबर और शहबाज। लेकिन कहीं मछली वगैरह का शिकार होता तो और दोस्त भी साथ चले जाते। रात को हम हल्ला गुल्ला करते, मछली पकड़ते और मछली वहां पे पका के खाते, मजा आता। कॉलेज के उन्हीं दिनों में हमारा एक और दोस्त बना जो कॉलेज में हमारे साथ ही पढ़ता था, लेकिन उसके हवाले से हमें यह पता था वो एक ऐसे गांव से ताल्लुक रखता है जो यहां से बहुत दूर दराज है। लेकिन वो अपने गांव के हवाले से बहुत सारी कहानियां सुनाता। मैं और शहबाज अक्सर उससे कहते, यार जब मौका मिलेगा ना, उसका नाम था दोस्त का इमरान। इमरान, जब भी मौका मिलेगा ना, हम तेरे गांव जरूर चक्कर लगाएंगे। तू इतनी गांव की तारीफें कर चुका है यार, अब तो दिल करता है तेरा गांव देखा ही जाए। वो कहता, इस शहर की शोर शराबे वाली जिंदगी गांव पुरसकून होता है। वहां प्यार करने वाले लोग, एक दूसरे से मिलने, मोहब्बतों से पेश आने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले और ऐसी जिंदगी बसर करने वाले लोग होते हैं जो इंतहाई सादगी से जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन वो वहां की कुछ ऐसी बात हमें आज तक नहीं बता सका था जो आगे चल के हमारे सामने आई। वो हमेशा अपने गांव की खूबसूरती की बात करता। यूं कॉलेज की लाइफ मुकम्मल हुई और फिर एक दफा प्रोग्राम बना कि मैं और शहबाज इमरान की तरफ चक्कर लगाएं, क्योंकि उसे हम वादा कर चुके थे कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम तुम्हारी तरफ आएंगे। वो हमें सब समझा चुका था। यूं हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि इतनी दूर अपनी गाड़ी पे जाना ठीक नहीं होगा, हम जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है उसके जरिए वहां पे पहुंचेंगे। हम दोनों दोस्तों ने अपने बैग तैयार किए और रवाना हो गए। एक लंबा सफर था जो हमने तय किया था, लेकिन उससे पहले उसको इतला कर चुके थे कि हम आने लगे हैं।
तो उसने कहा था, मुझे पता है जो बस आती है, मैं तुम्हारा बस स्टॉप पे इंतज़ार करूंगा, क्योंकि आगे का सफ़र तुम्हें नहीं पता कितनी दूर पैदल चल के जाना है, वो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बस स्टॉप पे जैसे ही रुकी, हम जैसे ही नीचे उतरे, हमारा दोस्त इमरान हमारा मुंतज़िर था। हमें देखते ही भागता हुआ हमारे पास आया, हमें गले लगाया और कहा, कितनी देर कर दी यार, मैं तो कब से खड़ा हूं। तो हमने कहा, भाई जब बस पहुंचती तो हम पहुंचते। तो कहता, उसने कहा, मैं तो पहले वाली बस का इंतजार करते करते रुक गया था, जो पहले गुजर गई है, मैं समझे शायद तुम उस पे हो। खैर, हम वहां से रवाना हुए। वो रास्ता हमने तांगे पे सवार होकर किया। जब हम तांगे पर बैठ गए और नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो वाकई जो उसने हमें अपने गांव के बारे में बातें बता रखी थीं, बिल्कुल वही गांव का मंजर था, वही खूबसूरती थी, वही सब कुछ था। और उन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। इमरान, वाकई यार तू सही कहता है, तेरा गांव तो बहुत खूबसूरत है यार, ये तो घूम फिर के देखने वाला है। चल फिर ऐसे करते हैं, तेरी तरफ 2 रातें नहीं 3 रातें रहेंगे। उसने कहा, नहीं, अब तो मेरे पास आ गए हो, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम्हें वापस भी नहीं जाने दूंगा। हम उसके उस रास्ते से जब गुजरते हुए जा रहे थे, तो हमें रास्ते में ही काफी फासले पे बनी हुई एक काफी बड़ी हवेली भी नजर आई, जो उजाड़ का शिकार थी, जिसका मतलब था वहां पे कोई नहीं रहता, लेकिन अपने दौर की कोई बड़ी सी हवेली थी। हमने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इमरान बड़ी जबरदस्त हवेली है यार, ये किसकी हवेली है? उसने कहा, यार इसके बारे में नहीं पता किसकी हवेली है। बहरहाल इस हवेली का मतलब यह है कि अब हम गांव के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। और वाकई उस हवेली के गुजरने के थोड़ी ही देर के बाद हम गांव के सामने पहुंच चुके थे। वो अपने घर वालों को बता चुका था, उसके घर वालों ने हमारा बहुत जबरदस्त इस्तकबाल किया। बहुत मजे मजे के गांव के जबरदस्त किस्म के खाने पकाए गए थे, जिससे हम खाते ही एहसास हुआ जैसे गांव के लोग मोहब्बत में आगे आगे होते हैं, वैसे ही उनके खानों का जायका भी बेइंतहा लजीज होता है। सारा दिन थकावट हो गई थी सफर करने की वजह से, खाना वगैरह खाया, हम दोस्त बैठ गए। रात को हल्की फुल्की चहलकदमी की और रात को एक सिलसिला शुरू हुआ चाय के बाद गपशप का। काफी अरसा हो गया था हमें एक दूसरे से मिले हुए, तो कॉलेज लाइफ की बहुत सारी बातें होती रहीं। उसने हमारे लिए जिस जगह पे रिहाइश का एहतमाम किया था, तो वो एक ऐसी जगह थी कि जहां रात को अगर हमें बाहर भी जाना पड़े, वॉशरूम की तलब हो, कुछ भी हो, तो सब कुछ हमारी पहुंच में हो, तो किसी को जगाना ना पड़े, बल्कि हर चीज़ हमें वहां पे मिल जाए। वो एक बेहतरीन जगह थी। और गांव के लोगों को जो पता लगता था कोई शहर से मेहमान आ रहे हैं, तो सब मोस्ट वेलकम करने को तैयार होते थे। यूं बातें करते करते बाबर बोला, इमरान बोला, अब तुम लोग आराम करो, मैं भी सो रहा हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जगा देना। हमने कहा, यार किस चीज की जरूरत होनी है, सब चीजें बता दी हैं, बस सोते हैं। हम तीनों दोस्त सो गए। सुबह शहबाज को आंख जल्दी खुलने की वजह से बेचैनी सी हो गई कि मैं सूरज निकलने से पहले पहले इस गांव का नजारा करूं, सुबह की वॉक भी करूं। और उसने सुन रखा था गांव में सुबह का नजारा जब सूरज निकलने लगता है तो बहुत ही हसीन और जमील नजारा होता है। उसने मुझे भी जगाया कि बाबर उठ जा यार, सुबह की वॉक करते हैं, गांव में मजा आएगा। और मेरा सुबह उठने को बिल्कुल मूड नहीं था। मैं जैसे आपको शुरू में कह चुका हूं, मैं बहुत मूडी तबीयत का वाक़या हूं। मैंने कहा, नहीं यार अभी सोने दे, कल चलेंगे, आज नहीं, इतना लंबा सफर करके हैं, बहुत नींद आ रही है। वो समझ गया, मेरे मिजाज से वाकिफ था कि इनकार कर दिया है तो फिर ये नहीं उठेगा। अभी वैसे भी वो इतनी जल्दी उठ गया था कि बाहर देखकर लगता था चिड़ियां भी अभी जागी हैं। उनकी आवाजें बताती थीं कि अभी बाहर उजाला फैलने लगा है, रात की तारीकी कहीं ना कहीं मौजूद है और हल्का हल्का उजाला हो रहा है। इसलिए वो तैयार हुआ और वॉक पर चला गया। इमरान भी सो रहा था और मैं भी सो रहा था। उसने कितनी देर वॉक की ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब वो वॉक करके पहुंचा तो इमरान उस वक्त जाग चुका था।
इमरान ने जब उसकी हालत देखी तो इमरान समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और यूं मुझे भी जगा दिया गया। जब मैंने शहबाज की तरफ देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसके चेहरे पे बेइंतहा खौफ था। मैं भी परेशान हो गया, क्या हुआ है, सब खैरियत है? वो बहुत सहमा हुआ था, और जब उसे पानी वगैरह पिलाया गया, कुछ नॉर्मल हुआ, तो मैंने उससे कहा, शहबाज सब खैरियत है ना यार, तू डरने वालों में से नहीं है, क्या हुआ है, बात क्या है, किसने कुछ कह दिया है? वो उससे बोला ना जाए। तो मैंने इमरान से पूछा, यार तुम्हारी कोई दुश्मनदारी तो नहीं है? उसने कहा नहीं। जब उसकी हालत बेहतर हुई तो उसने कहा, मैं वॉक करने के लिए बाहर जब निकला तो सोचा किस सिमत को जाऊं, तो मैं उसी सिमत को चला गया जिस रास्ते से हम लोग आए थे, कि चलो उस रास्ते से तो वाकिफ हूं, दूसरे रास्ते का नहीं पता, गांव है, यहां पे कुत्ते वगैरह ना हो या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इस रास्ते से चलता हूं, गांव की खूबसूरती को ही तो देखना था। तो मैं चलता हुआ जब उस बिल्कुल हवेली के सामने पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो गए किस बात पे? मैंने पूछा। उसने इमरान की तरफ देखा और कहा, तूने कहा था ना ये हवेली किसी की भी नहीं है, कब से वीरान पड़ी है? तूने तो गलत बोला था, वो तो आबाद है। क्या? इमरान बोला, नहीं यार, वो हवेली आबाद नहीं है, वो बंद है, कई सालों से बंद पड़ी हुई हवेली है। मैंने वहां पे खुद अपनी आंखों से एक औरत को खड़े हुए देखा है। अरे वाह, तूने औरत को खड़े हुए देखा और तेरे चेहरे का रंग उड़ गया और तू इस तरह घबराया हुआ आया जैसे पता नहीं कोई तूने भूत देख लिया हो। मैं मुस्कुराते हुए बोला, वाह 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 भाई, एक औरत को देख के, गांव की औरत को देख के मेरे दोस्त का ये हाल है जैसे किसी भूत से सामना हो गया। वो बोला, मजाक मत कर बाबर, मैं अगर उस औरत को देख लेता तो मैं शायद घबराता नहीं। उसके बाद का मंजर बहुत खौफनाक था। मैं भी उस औरत को देख के चौंका जरूर था, लेकिन डरने वालों में से तू जानता है, मैं तेरे साथ कई सालों से हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैंने उस जब औरत को देखा तो मैं डरा नहीं, लेकिन अगला मंजर बहुत भयानक था। वो औरत उस हवेली की दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़ी थी। मेरे जहन में यही बात आ गई कि इमरान ने तो बताया था कि ये हवेली किसी के इस्तेमाल में नहीं, कई सालों से बंद है, तो ये औरत यहां पे क्यों खड़ी है? तो मैं उस औरत की तरफ देखता हुआ आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन मेरे कदम आहिस्ता हो चुके थे। मैं अब तजस्सुस में था, क्या कोई इस हवेली में आबाद हो चुका है कि वो मंजर जिसने मुझे चौंका दिया, जिस लिबास में वो औरत मलबूस ऊपर खड़ी थी, उसके बाल खुले हुए थे, उसके बाल लहरा रहे थे, कि उसी लम्हे मैं ऊपर की तरफ ही देख रहा था कि मेरी आंखों के सामने वो औरत ना सिर्फ गायब हो गई, बल्कि मैंने उसे हवेली के बड़े गेट के सामने खड़े देखा। गेट तो खुला भी नहीं था, अभी मैं उस गेट से चंद कदम, शायद 2 या 3 कदम आगे ही निकला था कि बिल्कुल मेरी लेफ्ट साइड पे वो हवेली का गेट था, और मैंने 3 कदम ही बढ़ा के उस गेट को क्रॉस किया था और ऊपर की तरफ उस खड़ी औरत को देख रहा था कि मैंने देखा वो औरत ऊपर से हट गई है, और वही औरत नीचे वो जो बड़ा सा गेट जिसको मैंने क्रॉस किया था उसके सामने खड़ी है। यकीनन मैं चौंक गया था। उस औरत को वहां से गायब होते और नीचे गेट पे एकदम देखकर मैं बौखला गया। बाबर ने कहा, अरे हो सकता है यार वो पहले खड़ी हो, तू ऊपर देखने में लगा हुआ था और तेरा ध्यान ऊपर की तरफ था, वो ऊपर मुड़ गई होगी, बैठ गई होगी, और नीचे तूने देखा तो उसी तरह की कपड़ों वाली कोई एक और खड़ी थी, तो इसमें कौन सी कयामत है? नहीं बाबर, कयामत है। ये वही थी जो ऊपर खड़ी थी, और अगर मैं तेरी बात को मान भी लूं कि वो ऊपर से हट गई थी, बैठ गई थी, चली गई थी, कि मुझसे गलतफहमी हुई, लेकिन अगर वही गेट पे नहीं थी, उसी जैसा कोई लिबास पहन के खड़ी थी, तो वो छोटी छोटी बच्चियां कौन थीं? वो बोने थीं या बोने थे? बोने क्या मतलब? मैंने उसी लम्हे इतनी छोटे छोटे बच्चों को देखा कि जो नामुमकिन था, जो चल भी नहीं सकता, वो बच्चा जो बहुत छोटा होता है, वो पता नहीं बोना था, वो इतना छोटा था कि उसको तो ज़मीन पे लिटा दिया जाए तो एक मासूम 6 महीने साल का कोई बच्चा बनेगा, लेकिन वो छोटे छोटे बोने बाकायदा दौड़ पड़े
और जैसे ही उनको मैंने दौड़ते हुए देखा तो अगला मंजर उससे भी भयानक था कि मैं अभी खड़ा सोच ही रहा था कि वो गेट सा खुला और उसके पीछे 3 उसी तरह की कपड़े पहनी हुई औरतें बाहर निकलीं और उनके साथ भी इसी तरह 2-3 छोटे छोटे बोने बाहर निकले और वो बोने मेरी तरफ आने लगे। वो बोने इतने छोटे थे जैसे कोई 8-10 इंच का मासूम बच्चा होता है, इस तरह के बोने। उन औरतों की आंखों को देखा और जिस तरह के उन्होंने लिबास पहन रखे थे और जिस तरह के वो छोटे बोने, इतना छोटा बच्चा या इतना छोटा बोना मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। उनको देखते ही पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स ने कहा, शहबाज भाग यहां से। और उसी वक्त मैंने दौड़ने का प्रोग्राम बनाया। मुड़ के देखा तो वो छोटे छोटे बच्चे मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, जबकि मैं उनसे काफ़ी फासले पे था। और तभी मैंने देखा वो औरत जिसको मैंने पहली दफ़ा देखा था, मैं जैसे ही भागने लगा हूं वो औरत भी बिल्कुल मेरे करीब पहुंच गई थी। मैंने तो उन्हें चलते हुए नहीं देखा था, मैं तो बोनों को देखने में मुतवज्जो था, जो 2-3 आगे आए थे और उसके बाद 2-3 पीछे से आए थे। उसके बाद जब मैं दौड़ा हूं तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं दौड़ता रहा हूं। कैसे यहां तक पहुंचा हूं, शुक्र है मैं तो कहीं गिरा नहीं, बेहोश नहीं हुआ। शोबाज को मैं जानता था, शोबाज झूठ नहीं बोल रहा था। अगर वो ऐसा कह रहा था तो यकीनन कुछ देख कर आया था, वो वहम में पड़ने वाला लड़का नहीं था। मैंने इमरान की तरफ देख के कहा, इमरान तुमने कल यही कहा था ना कि वो हवेली तो गैर आबाद है, वहां कोई नहीं रहता, लेकिन ये जो शहबाज बता रहा है ये क्या है? इमरान के अपने चेहरे पे एक ऐसा रंग आ चुका था जिसको देख के मैं महसूस कर सकता था कि वो खौफजदा हो गया है। और वो खौफजदा लफ्जों से बोला, इसका मतलब है तुमने भी वो मंजर देख लिया। और मैं एक सेकंड में समझ गया जैसे वो उस मंजर की बात कर रहा हो जो पहले भी कुछ लोग देख चुके हों। शहबाज, इसका मतलब है ये मंजर पहले भी लोग देख चुके हैं? हां। तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? इसलिए कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि लोग रात हो, शाम हो या सुबह हो उस हवेली की तरफ नहीं जाते। हम लोग जिस रास्ते से आए हैं ये मेन रास्ता नहीं है गांव से, शहर से, बस स्टॉप से गांव की तरफ आने के लिए। वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी घर पहुंचना था तो मैं तुम्हें इसलिए इस रास्ते से ले आया। और शायद शहबाज समझ बैठा गांव को आने के लिए ये रास्ता है, ये एक शॉर्टकट रास्ता है। तुम लोग ऑलरेडी लेट पहुंचे थे तो इसलिए मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ते से टांगे पर लेकर आ गया, वरना कभी भी मैं तुम्हें इस रास्ते पर लेकर ना आता। लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। जो वाकया काफी अरसे से पेश नहीं आया वो फिर से पेश आ जाएगा। बात क्या है शहबाज, क्या माजरा है, खुलकर बताओ। अच्छा ठीक है, नाश्ता कर लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तफसील से बता दूंगा। मैंने भी शहबाज से कहा, अच्छा ठीक है यार, थोड़ा सा वाकई नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम तफसील से बैठकर सुनेंगे, तुम वैसे रिलैक्स करो। मैंने उसे लिटा दिया। नाश्ता वगैरह जब हम कर चुके तो मैं बेचैन था और मैंने कहा, शहबाज अब बताओ ये माजरा क्या है, हवेली का क्या माजरा है? उसने कहा, यार मैंने अपने जितने बुजुर्गों से सुन रखा है मैं तो उतना जानता हूं, उससे ज्यादा नहीं जानता। लेकिन इस हवेली के बारे में यह मशहूर है, ये एक बहुत बड़े नवाब की हवेली थी। उस फैमिली के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन सुनने में यही आया है कि उनकी एक बहू थी जिसने उन हवेली वालों को शायद मार दिया था। वो इतनी बुरी हालत में मुर्दा पाए गए थे कि सब डर गए थे। हवेली का कोई शख्स नहीं बचा था सिवाय मुलाजमों के। मुलाजमों को छोड़ दिया गया था और घर के जितने भी फर्द थे सबको मार दिया गया। और कहते हैं वो जो उनकी बहू थी वो सामान वगैरह लेके, कीमती चीजें लेके भाग गई थी शायद। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला था। इनके जो रिश्तेदार थे नवाबों के, वो उनके घर तक गए उस लड़की के, लेकिन कहीं उसका पता नहीं था। उसके माँ बाप को भी उस लड़की का पता नहीं था। लेकिन उनकी मौत बहुत भयानक हुई थी।
बहुत बुरे तरीके से उनको मारा गया था, इतने खौफनाक तरीके से कि गांव वाले डर गए थे, उनके टुकड़े कर दिए गए थे। और उसके बाद से हवेली बंद हो गई थी। जब गांव के लोगों को काफी साल पहले उस हवेली के बारे में मालूम था कि वहां पे जिस अंदाज में कत्ल किए गए हैं, तो कुछ बुजुर्गों ने यह भी कहा था ये कत्ल ऐसे लगता है जैसे किसी इंसान ने नहीं, किसी शैतान ने किए हो, जैसे किसी और मखलूक ने इनका कत्ल किए हो। उनके पेट को काट के उनके अंदर से जो सामान होता है पेट का, वो निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। कोई इंसान इतनी बेदर्दी से कहां मार सकता है। लेकिन हवेली उसके बाद बंद हो गई। हुआ ये, उसके बाद कुछ उनके रिश्तेदार आए थे उस हवेली में रहने के लिए। उनको रहते हुए शायद वो कहते हैं 2-3 दिन ही हुए थे। वो चीखते चिल्लाते पुकारते हुए मदद के लिए भागे थे और गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन उनकी हालत ऐसे थी कि वो इतने खौफजदा थे और उनको गांव वालों ने पकड़ा और दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके थे। इतना उनके ऊपर खौफ सवार हुआ कि उनका दिमाग ही उलट गया। उनकी औरतें, उनके जवान जो अभी पूरे शिफ्ट नहीं हुए थे, अभी कुछ लोग रहने के लिए आए थे, ऐसा ऐसा भी उन्होंने शिफ्ट ही होना था। लेकिन उनकी ऐसी हालत देख के कि सिर्फ 2 रातों में ही उनकी हालत ऐसे हो गई, खौफ से ऐसी उनकी बुरी हालत कि वो पागल ही हो गए। तो उसके बाद इस हवेली को आसेब ज़दा हवेली कह दिया गया। शायद इस हवेली में कोई आसेब है, क्योंकि गांव का एक शख्स जिसने पहली दफा किसी को चीखते हुए देखा उसी जगह से गुजर रहा था। उसने देखा हवेली से चीखने की आवाजें आ रही हैं। उसने कहा शायद कोई लड़ाई हो गई है, क्यों कोई चीखो पुकार कर रहा है। वो वहीं रुक सा गया और थोड़ी ही देर के बाद लड़ाई या चीखो पुकार जो उसको समझ नहीं आया था, अंदर से एक और आवाज, जितने भी लोग अंदर 3-4 लोग मौजूद थे, सबकी ही इकट्ठी आवाजें आनी शुरू हो गई। फिर वो घबरा गया कि ये क्या हो रहा है, कि तभी उसने देखा वो चीखते हुए बाहर की तरफ आ रहे हैं। गांव का शख्स भागा, गांव वालों को बुलाया कि कोई इमरजेंसी है, जल्दी से आओ। गांव के लोग जब उस तरफ आए तो देखा वो सारे बड़े गेट से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन पागलों की तरह कभी इधर भाग रहे थे, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा पा रहे थे। जैसे वो भागते हुए एक सिमत जाते, लेकिन एकदम से चीख मारते और फिर पीछे की तरफ आ जाते, फिर भागते हुए दूसरी तरफ जाने लगते, चीख मारते, फिर वापस आ जाते, हवेली के गेट के अंदर भागने की कोशिश करते, पलान लेने की। यानी उनका अंदाज ऐसा था कि अगर सीधे भी भागते थे तो डर कर वापस आ जाते, उल्टे हाथ पे भागते तो डर कर वापस आ जाते, राइट साइड पे भागते तो डर कर वापस आ जाते। पीछे वही एक हवेली का गेट था और हवेली के गेट से अंदर दाखिल होने की कोशिश करते तो डर कर वापस आ जाते, जैसे चारों तरफ से किसी ने रास्ता रोक रखा हो और वो चीखें मारते फिर रहे थे। गांव के लोग जो दूर खड़े ये मंजर देख रहे थे पहले तो घबरा गए, लेकिन बुजुर्गों ने कहा आगे बढ़ो, मदद करो इनकी, क्योंकि गांव के लोग तो हमेशा से मोहब्बत करने वाले थे। हाँ, ये हवेली के नवाब उनसे मिलना जुलना बहुत कम रखते थे, अपने काम से काम रखते थे, उनको गांव वालों को तो कीड़े मकोड़े समझते थे। लेकिन गांव वाले कैसे पीछे हट सकते थे, उनकी मदद करने के लिए आगे आए। लेकिन इतनी देर में जब उनको संभाला गया तो पता चला खौफ का ऐसा आलम, खौफ इस अंदाज में उनके ऊपर सवार हुआ था कि वो सब के सब पागल हो चुके थे। यूं उसके बाद इस हवेली को बंद कर दिया गया और उसके बाद उस हवेली की तरफ कोई नहीं गया, क्योंकि उसके कुछ ही अरसे बाद गांव का ही एक शख्स शाम के टाइम उसी हवेली के आगे से गुजर रहा था कि उसके कानों में ऐसी आवाजें आईं जैसे 3-4 औरतें बैन करती हैं, रोती हैं, ऐसे उसे रोने की आवाज आई। वो रुक सा गया, समझा शायद कुछ और नवाबों के रिश्तेदार रहने के लिए ना आ गए हों और फिर उनके साथ भी वही मंजर पेश आया हो जैसे पहले पागल हो गए थे। तो वो रुक सा गया, कहीं इनको मदद की जरूरत ना हो। लेकिन हवेली बंद पड़ी थी, हवेली के अंदर कोई आसार नहीं था कि कोई अंदर रहता है, कि तभी उसने छोटे छोटे बोनों को भागते हुए देखा। और जब उसने छोटे बोनों को भागते हुए देखा तो वो ऐसा खौफजदा हुआ और ऐसा भागा कि जब गांव आके पहुंचा तो बेहोश हो गया, खौफ के मारे उसका बुखार हो गया। जब उसे होश में लाया गया 3 दिन उसको बुखार रहा और जब वो बताने के काबिल हुआ तो उसने कहा मैंने छोटे छोटे बोनों को देखा है, लेकिन औरतों की रोने की आवाज आ रही थी।
कुछ अरसे तक किसी ने उस हवेली का रुख ना किया, लेकिन आप जानते हो ना, कुछ लोगों के दिल में लालच जरूर आ जाता है। गांव के ही दो लोग थे जो छोटी मोटी चोरियां करते थे। जहां नेक लोग, अच्छे लोग होते हैं, वहां बुरे लोग भी जरूर शामिल होते हैं। तो उन्होंने एक दिन प्रोग्राम बनाया, क्यों ना हवेली के अंदर उस सोने, हीरे, जवाहरात जो नवाबों की हवेली थी, खजाना तो उनका अभी भी वहीं पे होगा, जेवरात तो उनके अभी भी वहीं पे होंगे, वो तो सारे मर गए थे, वहां से कोई खजाना नहीं मिला था, रिश्तेदार भी पागल हो गए थे, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो हमें वहां पे जाना चाहिए। और उन दोनों ने रात को वहां पे जाने का प्रोग्राम बनाया। उनका एक तीसरा दोस्त, जिसको उन्होंने कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, वहां पे बहुत बड़ा माल है। तो उसके दोस्त ने कहा, नहीं भाई, वहां पे तो कोई भूत है, पता नहीं क्या बला है, जो लोग जाते हैं पागल हो जाते हैं, मैं तो नहीं जानता, तुम पागल हो, क्यों जा रहे हो? अरे ये लोगों का खौफ है, कुछ भी नहीं है, हम तो कैसे कैसी खंडर, कैसी कैसी जगहों पर रात को छुपते हैं। जब हम चोरी करते हैं और किसी से पता लग जाता है कि पकड़े जाने का खौफ है, किसी को शक हो गया है, हम तो ऐसी ऐसी खौफनाक जगह पे जाके छुप जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ इंसानों का खौफ होता है उस जगह के बारे में, वरना ओए बता ना, हम कैसी जगहों पे छुपे हैं? अरे भाई ऐसी ऐसी जगहों पे कि तू दिन को भी नहीं जा सकता। लेकिन जब हमें पता लग गया कि ये गांव वाले जाग गए हैं, हम पकड़े जाएंगे, तो हम भागते हुए उस जगह में छुप गए और रात हमने वहीं छुप के गुजारी। किसी का शक भी नहीं गया उस खंडर पे, क्योंकि वो तो जिन्नात वाला खंडर मशहूर था, आसेबजदा खंडर। हम छुपे रहे, जब सारे चले गए और सुबह होने वाली थी, हम सुकून से बाहर निकले, किसी को हम पे शक नहीं हुआ। अगले दिन हम जब देखने के लिए गए, कुछ दिनों के बाद पता लगा जिस खंडर में हम छुपे थे वो आसेबजदा जिन्नात वाला खंडर मशहूर है। हमें तो कुछ नहीं मिला भाई, चल तेरी मर्जी है, तूने चलना है तो चल, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। उस दोस्त ने कहा, नहीं मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक काम कर, तू हमारे साथ ना चल, तू हवेली से थोड़े ही फासले पे रुक जाएं, हम दोनों अंदर जाएंगे, सामान वगैरह लेकर आएंगे, लेकिन अगर कभी तेरी मदद की जरूरत पड़ गई तो तू बाहर मौजूद तो हो गया ना। तो उसको उन्होंने कायल कर लिया कि हां, अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़ गई तो मैं बाहर मौजूद रहूंगा, अंदर नहीं आऊंगा। जैसे ही रात हुई, वो दोनों उसी दोस्त के सामने अंदर दाखिल हो गए। अंदर जब उस बड़ी से गेट, बाहर एक गेट है वो बंद था, उन्होंने दीवार को फलांगा, अंदर जाए, और अंदर बड़ा सा जो गेट था हवेली का, उसको जब उन्होंने खोला और अंदर दाखिल हुए तो बाहर खड़ा हुआ, इससे आगे ना देख सका कि आगे क्या हुआ है। काफी देर वो अंदर मौजूद रहे, वो क्या ढूंढते रहे, क्या सामान उनको मिला, क्या ना मिला। उन्हीं में से एक भागता हुआ आया और उसने दीवार को फलांगा, और दीवार को फलांगते फलांगते भागता हुआ जब उसी शख्स के पास पहुंचा जो उनका तीसरा दोस्त बाहर उनका इंतजार कर रहा था, तो उस तक पहुंचते ही वो पागल हो चुका था। खौफ से उसकी ऐसी बुरी हालत थी, सिर्फ उसने इतना कहा अंदर, भूत भूत भूत, उसने भूत भूत कहा और उसके बाद वो गिरा और बेहोश हो गया। अब वो तीसरा भागा गांव वालों को मदद के लिए पुकारने के लिए। गांव वाले तो आ गए और जब उसको होश आया गया तो वो पागल हो चुका था, ये तक ना बता सका दूसरा दोस्त कहां है। यकीनन वो अंदर ही था। और गांव वालों ने दिन की रोशनी में फैसला किया इकट्ठे होकर उसको अंदर ढूंढा जाए। और जब वो इकट्ठे होकर अंदर ढूंढने के लिए गए तो उसका मुर्दा वजूद हवेली का अंदर जो बिल्डिंग थी, एक तो बाहर गेट था, गेट, उसके बाद लॉन था बड़ा सा, उसके बाद अंदर वाली हवेली का गेट था। जो अंदर गेट था उसके अंदर इस अंदाज में पड़ा हुआ था कि उसका आधा धड़ बाहर की तरफ था और आधा धड़ अंदर की तरफ था। जैसे खौफ के मारे वो दरवाजे से निकलते हुए मुंह के बल गिरा था और वहीं पे मर गया था। और उसके पास कुछ कीमती चीजें भी थीं जिसको वो चुराने में कामयाब हो गया था। लेकिन शायद निकलते वक्त क्या हुआ था कि वो वहीं पे गिरा और मर गया। लेकिन दूसरे ने जो बताया था वो सिर्फ भूत भूत का लफ्ज इस्तेमाल कर सका था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सका था। उसके बाद से तो ये हवेली 100% मशहूर हो गई कि यहां पे वाकई कोई भूत है, क्योंकि वो जो पागल हुआ था वो कुछ अरसा जिंदा रहा, उसके बाद वो भी मर गया।
पागल होने से पहले और बेहोश होने से पहले आखिरी चंद लफ्ज जो उसने बोले थे वो भूत 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 कहा था। अब गांव वालों ने फैसला किया कि हवेली खौफनाक हवेली है, इसके आगे से कोई भी ना गुजरे, क्योंकि अक्सर और लोगों को भी इस हवेली के अंदर रोने चीखो पुकार करने की आवाजें आ चुकी थी। यूं अब गांव के लोग दिन की रोशनी में तो इस हवेली के सामने से गुजर जाते, लेकिन कोई रात को जाने को तैयार नहीं था, इस रास्ते से गुजरने को तैयार नहीं था, ना ही सुबह के टाइम जब पूरा मुकम्मल सूरज निकल आता और जब तक सूरज गरूब ना होता तो इस शॉर्टकट रास्ते को लोग इस्तेमाल करते थे, वरना यहां कोई नहीं आता था। काफी अरसा हो गया यहां पे कोई भी नहीं आया, वाकया हुआ। आज जब शहबाज ने यह वाकया बताया तो इसका मतलब है काफी अरसे बाद, एक बहुत लंबे अरसे बाद फिर से कोई नजर आया है। बाबर कहता है मैंने जब ये सारी कहानी सुन ली तो मैं उससे पूछ बैठा, वो जो बहू चली गई थी, गायब हो गई थी, कहां गई थी, जेवरात लेके चली गई थी, वो जो लोगों को कटी पटी लाशें मिली थी, उसके बारे में ज्यादा क्या मालूम है? यार वो हवेली वाले किसी से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते थे। गांव उनका अगर आना जाना था तो इस अंदाज में हुक्म चलाते जैसे वो इस गांव के भी मालिक हों, जबकि गांव में जो लोग रहते हैं उनकी अपनी जमीनें हैं थोड़ी सी, उन्होंने अपने मुलाजिम भी खास रखे हुए थे, उनका गांव वालों से मिलना जुलना नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे वालिदैन भी उस टॉपिक पे ज्यादा जुबान नहीं खोलते, जब हम उनके बारे में ज्यादा बोलते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं बहुत जालिम लोग थे। मैंने भी कई दफा खरीदने की कोशिश की, वालिदैन से पूछने की कोशिश की, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला तो मैंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। अच्छा ये बता शहबाज, जब तू कॉलेज में अपने गांव की इतनी तारीफें करता था तो तूने ये वाली हवेली क्यों नहीं बताई? सच्ची बात यह है यार, उस वक्त तक मुझे भी यकीन नहीं था। कॉलेज की लाइफ के अंदर पढ़ते हुए मैं भी इन चीजों को मानता तो था, लेकिन हवेली ये जिन भूत को नहीं मानता था। लेकिन फिर मानने लगा, और जब अब ये अपने दोस्त के साथ वाकया हुआ है, शहबाज के साथ, तो फिर तो मानना पड़ेगा भाई यह है। मैंने कहा अगर मैं ये कहूं हम तीनों दोस्त इसके अंदर चलें तो तू क्या हमारे साथ चलेगा क्या? हमारा मेजबान दोस्त इमरान बोला, यार पागल हो गया है, तुझे क्या जरूरत है इस हवेली के अंदर जाने की? तो शहबाज एकदम बोल पड़ा, यार बाबर रहने दे, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा है शहबाज, तू कह रहा है डर गया है? ओए तू डर गया है? तू सही कह रहा है? नहीं यार मैं डरा नहीं हूं, बस ऐसे। अरे मैंने कहा तू डर गया है ना, तो मैं अकेला चला जाऊंगा, तुझे इसका क्या? ठीक है मैं समझ गया हूं, तू डर गया है, मैं अकेला चलूंगा। इमरान तू मेरे साथ चलेगा? हम इमरान उसी गांव का रहने वाला था, मैं चाहता था अंदर कोई मेरे साथ अगर ना जाए बाहर मौजूद रहे, क्योंकि किसी की हवेली थी बंद पड़ी थी, मैं अंदर जाना चाहता था, तो कोई भी मामला कोई तो साथ हो। तो इमरान बोला, यार अगर तू मेहरबानी करना, तू अकेला नहीं जाएगा, अगर शहबाज नहीं जा रहा तो तू भी ना जा। मैंने कहा बात सुन इमरान, तू मेरे साथ जाएगा या नहीं ये बता, नहीं तो मैं अकेला जा सकता हूं। शहबाज जानता था कि ये जिद्दी बंदा है, ये अकेला चला जाएगा, और इमरान भी इस बात को जानता था, तो बोला अच्छा ठीक है यार मैं तेरे साथ चलूंगा। तो साथ ही शहबाज बोला मैं भी चलूंगा। मैंने कहा ये हुई ना बात, तू दिलेर मेरा यार है, गांव में आके एक छोटा सा नज़ारा क्या देख लिया, तू इस तरह घबरा गया? चलेंगे, हम सारे ही चलेंगे। 3 टार्च का एहतमाम किया गया और यूं प्रोग्राम बनाया गया, लेकिन इमरान ने हमसे एक फरमाइश कर दी कि आज रात नहीं, कल या परसों रात में हालात देखकर बताऊंगा, फिर चलेंगे, एकदम नहीं। हमने कहा हाँ ये ठीक है, हालात का देख लो, उसके बाद हम आराम से चलेंगे। यूं अगले 2 दिन हालात ना बन सके और हम गांव में सही घूमे फिरे, इधर उधर गए, सबसे मिले। तमाम गांव के लोग मेहमान नवाज थे, उन्होंने हमारी आओ भगत की, बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी। जहां पे भी जाते दूध ले आते, लस्सी ले आते, मक्खन ले आते, खाने पीने की चीजें ले आते, लेकिन हम ऑलरेडी खा चुके होते। और इमरान ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आज रात बिल्कुल हम जा सकते हैं, हालात इस तरह के हैं। रात को हम तीनों दोस्त
इंतजार करते रहे कि गांव के लोग सो जाएं और उसके बाद हम निकलें। गांव के लोग जैसे ही सो गए हम घरों से बाहर आ गए। घर से तीनों जैसे ही बाहर आए हमने टॉर्च बुझाई हुई थी। मैं आगे आगे था, शोबाज मेरे साथ और इमरान थोड़ा सा पीछे था। हम चलते हुए हवेली के गेट तक पहुंच गए, वो जो बाहर का गेट था। वहीं पे खड़े होकर मैंने पूछा शोबाज से, अब बता कहां पे देखा था? उसने बताया, पहले वो जो बालकनी सी नजर आ रही है दूसरी मंजिल पे, वहां पे उस औरत को मैंने देखा था। उसका इस तरह का लिबास था, बाल उसके खुले हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। क्योंकि वो जब सामने आई है मुझे उसकी आंखों से खौफ आया। वो इंसानी आंखें नहीं लग रही थी, लेकिन खूबसूरत वो बहुत थी, उसके बाल खुले हुए थे। वो फिर ये सामने वाला जो गेट है इसके बाहर खड़ी हुई नजर आई है, और यहीं से छोटे छोटे बोने थे जो भागते हुए नजर आए हैं, और पीछे से भी दरवाज़ा खुला है। उसी तरह की लिबास पहनी हुई 3 औरतें और थीं जो मैंने देखी हैं, और छोटे छोटे बोने कुछ और भी निकले हैं। तो फिर मैं भागा हूँ, और जब मैं भागता हुआ यहां तक पहुंचा हूं तो वो यहां तक आ चुके थे मेरे पीछे। अब गांव थोड़ा सा दूर हो गया था, टॉर्च तीनों ने जला दी, और उस तरह हम बालकनी को दूर से लाइट मार के देख रहे हैं, गेट को देख रहे हैं। हवेली अंधेरे में डूबी हुई है। हम चलते हुए गेट के पास गए, जो बाहर वाला बड़ा गेट था वो काफी सालों से बंद होने की वजह से जाम हो चुका था, उससे दाखिल होना मुमकिन नहीं था। अब हमें दीवार ही फलांगनी थी। हम तीनों ने बारी बारी दीवार फलांगी। दीवार फलांगने के बाद जैसे ही दूसरी तरफ जाकर गिरे, धप की एक आवाज आई और बैठ गए कि किसी को पता तो नहीं लगा। और थोड़ी देर वहां इसलिए बैठे रहे कि क्या कोई हवेली में हलचल होती है, क्या कोई सामने नजर आता है, कोई नजारा। कुछ भी नहीं हुआ। अब हवेली सामने है, उसके लॉन के अंदर एक बड़ा सा कभी जो कभी बाग होता होगा अब उजड़ चुका था, झाड़ियां उगी हुई थी। वहीं पे हम बैठे हुए हैं खामोशी के साथ, और सामने अंधेरी में डूबी हुई वो बालकनी, वो दूसरी मंजिल, वो पूरी इमारत। बाबर उठा और कहा, आ जाओ अंदर चले। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ, रोशनियां उन्होंने जलाई हुई हैं, टॉर्च अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं, चलते हुए बिल्कुल हवेली के दरवाजे के पास पहुंच गए, जो इस अंदाज में थोड़ा सा खुला हुआ था कि उसके अंदर से गुजरना मुमकिन था। वो यकीनन वो चोर भी जो आके गिरा था, जिसका वाकया सुनाया गया था, इसी आध खुले हुए दरवाजे के अंदर इस तरह गिरा था कि उसका सर बाहर वाली साइड पे था और टांगें अंदर वाली साइड पे थी। सबसे पहले इमरान अंदर दाखिल, बाबर अंदर दाखिल हुआ, उसके पीछे शोबाज और इमरान दाखिल हो गए। अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो उस घुप अंधेरे में डूबी हुई हवेली को जब रोशनियां जो टॉर्च से निकल रही थी उन्होंने देखा तो चारों तरफ जाले ही जाले थे। हर तरफ धूल, मट्टी और जालों का राज था, जो इस बात का बताता था कि ये हवेली कब से बंद पड़ी है, यहां पे कोई भी नहीं आया। लेकिन हवेली की खूबसूरती बताती थी कि अपने वक्त की कोई बेहतरीन हवेली होगी। इसकी दरो दीवार, इसकी छत, इसकी साइडों की दीवारें, उन पे रंग, जो कुछ भी अपने वक्त में बनाया गया था, बेइंतहा पैसा लगाकर इसको बनाया गया था। हम तीनों ने खड़े होकर वहीं कुछ देर लाइट की रोशनी में इधर उधर उस हाल नुमा कमरे का मुआयना किया, जहां पे अब भी फर्नीचर पड़ा हुआ था, अपने वक्त का वो फर्नीचर जो अपने वक्त का बेहतरीन फर्नीचर था, लेकिन अब धूल मट्टी की वजह से बिल्कुल खत्म हो चुका था, टूट फूट का जिस तरह शिकार हो जाता है। ऐसे चलते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। यकीनन नीचे एक बड़ा सा पोर्शन था और सीढ़ियां ऊपर की तरफ भी जा रही थी। हम नीचे चलते हुए मुख्तलिफ कमरों के सामने गए। जैसे ही कमरे के हम सामने जाते, उसके दरवाजे को हम जैसे ही खोलते तो कुछ दरवाजे फंस चुके थे, कुछ दरवाजे चरचराहट की आवाज पैदा करते हुए खुल जाते और अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक होता। जाले ही जाले, मट्टी ही मट्टी। जहां कभी इंसान रहा करते थे, उनके सोने के लिए बिस्तर, उनके सामान रखने के लिए अलमारियां, हर वो चीज़ जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए होती है वो मौजूद थी, लेकिन धूल मट्टी और जालों से भरी हुई, अंधेरे में डूबी हुई, जो एक इंतहाई खौफनाक और भयानक मंजर पेश कर रही थी। इसी तरह हमने दूसरे कमरे का मुआयना किया, तीसरे कमरे का, इधर उधर सारा फिरते रहे। खामोशी के सिवा कोई भी नहीं था।
जब हम सीढ़ियों पे चढ़े तो पुरानी सीढ़ियों पे चलते हुए जो हमारे कदमों की आवाज़ थी वो वाकई, अगर इंसान थोड़ा सा भी बुज़दिल हो, डरपोक हो, तो अपने कदमों की आहट ऐसी खौफनाक भयानक हवेली के अंदर इंसान को डरा कर रख देती है। हम 3 दोस्त थे, मैं डर नहीं रहा था, मुझे उनकी कैफियत का नहीं पता, लेकिन मैं आगे आगे था, लेकिन कदमों की आवाज़ भी ऐसी गूंज रही थी, ठग 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 के खौफ सा महसूस हो रहा था। हम चलते हुए ऊपर वाले पोर्शन में पहुंच गए। ऊपर वाले पोर्शन के भी एक एक कमरे को, एक एक जगह को हमने देख लिया, सिवाय खामोशी के, जालों के, मट्टी के, धूल के कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ने के लिए मुसलसल हम जालों को अपने मुंह से आगे हटा रहे थे, क्योंकि जाले हमारा रास्ता रोके खड़े थे। जालों को हटाते, इसी तरह रास्ता बनाते, हमने ऊपर वाला भी सारा देख लिया, कहीं पे कुछ भी ना था। अब तकरीबन हमें अंदर फिरते हुए शायद 1.5 घंटे के करीब हो चुका था। कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है, 1.25 घंटे हो सकते हैं। इधर उधर घूमते, सारा देखते, जब पूरी हवेली देख ली, हाँ कीमती सामान, तस्वीरें, बेड, अलमारियां, बहुत कुछ मौजूद था, लेकिन हमने किसी सामान को खोला नहीं था, देखा नहीं था, किसी अलमारी को नहीं किया था। हमारा मकसद कोई सामान चोरी करना थोड़ा था या तलाशी लेना थोड़ा था। हम तो उस घर को देखने के लिए गए थे, उस हवेली को देखने के लिए गए थे। ऊपर सारा जब देख चुके तो सीढ़ियां उतर कर हम नीचे आ गए। इमरान भी जो हमारे साथ था, शायद पहली दफा इस हवेली में दाखिल हुआ था, बोला यार हवेली में तो कुछ भी नहीं लग रहा। पहले शुरू में जब हम दाखिल हुए थे खौफ महसूस हुआ था, डर लगा था, लेकिन अब काफी देर फिरने से डर खत्म हो गया। यहां पे तो कुछ भी नहीं है। बाबर बोला है या कुछ नहीं है ये तो अभी खैर पता लग जाएगा। कौन है इस हवेली में? क्या कोई इस हवेली में रहता है? इस हवेली से रोने की आवाजें आती हैं, चीखने की आवाजें आती हैं। मेरे दोस्त ने भी किसी औरत को देखा है, छोटे छोटे बोने देखे हैं। कोई है? क्या कोई इंसान रहता है यहां पे छुप के? जब ये जुमला कहा तो शहबाज और इमरान दोनों चौंक पड़े। बाबर कह रहा था क्या कोई इंसान रहता है यहां पे छुप के, और उसने इंसान को डराने का बंदोबस्त कर रखा है ताकि वो इस हवेली पे इसी तरह छुप के रहता रहे और किसी को मालूम भी ना हो। कुछ तो गिरोह भी ऐसे होते हैं जो लोगों को डराने के लिए इस तरह के रूप अपना रखते हैं कि लोग डर जाएं। कौन है यहां पे? एकदम से ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। टक 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 टक, कलेर कदमों की आवाज। वो तीनों चकन्ना हो गए। उसी लम्हे ऐसे लगा ऊपर से कोई नीचे की तरफ उतर रहा हो, और नीचे ऐसे हवा चलना शुरू हो गई, जो हवा नहीं थी लेकिन धूल और मट्टी, वो जो जितनी भी धूल मट्टी जमा हुई थी वो इस तरह उड़ना शुरू हो गई, जैसे कोई आंधी आती है और आंधी में शापर उड़ रहे होते हैं, धूल मट्टी उड़ रही होती है, मट्टी मट्टी होती है, ऐसे धूल मट्टी उड़ना शुरू हो गई। हवा का तो एहसास नहीं था कि कहीं हवा है, लेकिन ऐसा एक शोर सा जरूर था। वो शोर जो हवा का शोर होता है, लेकिन अगर हवा होती तो हमारे वजूद को भी महसूस होती। हमारे वजूद को तो हवा महसूस ना हुई, लेकिन हवा का शोर था और धूल मट्टी ऐसी उड़ी कि उन तीनों को अपनी आंखों पे हाथ रखना पड़ गया, कि तभी ऐसा लगा जैसे उस हवेली के अंदर जलजला सा आ गया हो। पूरी हवेली कांपना शुरू हो गई, पूरी हवेली लहराना शुरू हो गई, ऐसे जैसे जलजला आ गया हो। अब तीनों को एक खौफ सा कुछ महसूस हुआ, लेकिन बाबर उस वक्त सबसे ज्यादा बहादुर हालत में था कि फिर उस मट्टी से बचने के लिए जिन्होंने अपने आंखों पे हाथ रखा हुआ था, अब बाबर अपनी आंखों से हाथ इसलिए हटा चुका था, अब वो सीढ़ी से उतरते हुए शख्स को देखना चाहता था जिसकी आवाज सीढ़ी से कदम रखने की वजह से ठक 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 की आवाज आ रही थी, क्योंकि बाबर को याद था जब उसने सीढ़ी पे कदम रखा था तो ऐसी आवाज पैदा हुई थी। अब उसके कानों में एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई सीढ़ी से उतर रहा हो, और तभी उसने मट्टी से बचते हुए आंखों को बिल्कुल बंद करके कि मट्टी भी ना जाए और सीढ़ी की तरफ देखा, तो उसने देखा एक औरत जिसके बाल खुले हुए हैं, लहरा रहे हैं, और वो सीढ़ी से नीचे उतरती हुई आ रही है।
और उसी लम्हे बाबर ने चीख के कहा, आंखें खोलो, वो देखो, ये कौन आ रही है। उन दोनों ने भी जैसे कैसे अपनी आंखें को खोल के सामने की तरफ देखा तो वहां एक औरत को नीचे उतरते हुए देखा और शहबाज के मुंह से निकला, ये तो वही औरत है जिसको मैंने देखा था, वही लिबास पहने हुए। और उसी लम्हे आंधी की तरह जो हवा चल रही थी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गई, मट्टी बैठना शुरू हो गई। लेकिन जो मट्टी ऑलरेडी उड़ चुकी थी वो अब उस मट्टी से पूरा हाल, वो पूरे कमरे मट्टी से भर चुके थे। ऐसे जैसे धुआं सा छा जाता है, मट्टी इस अंदाज में उस बिल्डिंग के आगे, उस बिल्डिंग के अंदर भर सी गई थी। वो नौजवान लड़की टक टक करती हुई नीचे उतरी और उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई। वो बिल्कुल खामोश थी। बाबर ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, कौन हो तुम और यहां पे क्या कर रही हो? यह हवेली तो कई सालों से बंद है, यहां पे तो कोई नहीं रहता। तुम कौन हो और तुम यहां हवेली में क्या कर रही हो? वो बोली, मैं इसी हवेली की रहने वाली हूं, इसी हवेली की। यह हवेली मेरी है। ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, जैसे उसकी आंखों में एक उदासी सी थी कि यह हवेली मेरी है लेकिन अब मैं नहीं रही। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे दोस्त ने भी तुम्हें देखा था। हां, मैं खुद से इसे नजर आई थी, लेकिन यह भी दूसरों की तरह डर कर भाग गया। मैं इससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन यह भी नहीं रुका। इमरान की हालत बिल्कुल पतली हो चुकी थी। शहबाज भी कुछ हौसले में आ गया था। बाबर अभी तक धड़ल्ले से खड़ा था। तुम आ गए, शायद तुम्हें ही यहां आना था। आओ मेरे साथ। उसने जब यह कहा तो वापस इस तरह मुड़ गई जैसे ऊपर की तरफ जा रही हो। इमरान ने, बाबर ने जब देखा वो ऊपर की तरफ जा रही है तो उनको कहा, आओ मेरे पीछे। शायद वो दोनों नहीं जाना चाहते थे लेकिन बाबर को ऊपर जाता देख के वो भी उसके पीछे चले गए। वो अब आगे आगे चल रही थी, ये तीनों पीछे। वो एक कमरे की तरफ गई और एक बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उस कमरे की खास बात यह थी, वो भी मट्टी से, धूल से, जालों से भरा हुआ था। लेकिन जिस बिस्तर पे जाके बैठी वो एक मट्टी वाली जगह पे बैठ गई। लेकिन जिस जगह पे उन तीनों को बैठने के लिए कहा वो एक ऐसी जगह लग रही थी जैसे उसको कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले साफ किया गया हो। पूरा कमरा नहीं, वो बैठने की जगह को साफ किया गया हो। वो तीनों वहां बैठ गए और बोली, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहूंगी, क्या सुनोगे? हां, मैं इसलिए आया हूं। बाबर बोला कि मैं देखना चाहता हूं इस हवेली का क्या राज है, और वो राज जानने के लिए ही मैं आया हूं, तो तुम मुझे बता सकती हो। तो उस लड़की ने बताना शुरू किया, मेरा नाम बतूल है। नहीं, मेरा नाम सफिया है। मैं एक गरीब घराने की लड़की थी। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जहां पे अपने मां बाप को गरीब पाया। लेकिन जैसे ही बड़ी हुई इस बात का एहसास हुआ कि खुदा ने मुझे बेइंतहा हुस्न दिया है। मेरे मां बाप इंतहाई नेक थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, खुदा का शुक्र बजा लाते थे। उन्होंने मुझे भी यही सिखाया था कि खुदा का शुक्र अदा बजा लाना है। घर में गुर्बत बेइंतहा थी लेकिन हम हमेशा तीनों खुदा का शुक्र अदा करते। मैं अपनी मां बाप की इकलौती बेटी थी। मैं बहुत खुश थी। मेरी सहेलियां, हम घूमती फिरती, इंजॉय करती कि वहीं पे एक दिन मैं पानी भरने के लिए कुएं की तरफ जा रही थी तो कुएं पे जाते हुए घोड़ी पे सवार एक नौजवान जो वहां से गुजर रहा था, उसको प्यास लगी और वो सीधा कुएं पे आ गया। उस वक्त मेरी दोस्त सहेलियां मेरे साथ नहीं थी, मैं अकेली थी। वो प्यास बुझाने के लिए कुएं की तरफ आया था और उसने मुझे कहा, मुझे पानी पिला दो। और मैंने, औरतें पानी पिला देती हैं, कोई मुसाफिर हो, कोई हो। वो किसी दूसरे गांव का था और जैसे ही मैं उसको पानी पिलाने लगी, मैंने मुंह पे चादर की हुई थी और जैसे ही उसके करीब गई, उसने मेरे हुस्न को देखा तो वो मेरा दीवाना हो गया। उसका नाम था दिलावर अकबर।
अकबर का बेटा दिलावर। दिलावर ने मुझे जैसे ही देखा वो मेरा दीवाना हो गया। वो टिकटिकी बांधे मुझे देखता रहा। मैं उसके हाथों पे पानी डाल रही थी, पानी नीचे गिर रहा था और वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं समझ गई कि वो मेरे चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा। मैंने चौंकते हुए उसे कहा, पानी नीचे गिर रहा है। तो वो चौंका, उसने पानी पिया, लेकिन मैं समझ गई कि मुझे यहां से भाग जाना चाहिए और मैं जल्दी से वहां से चली गई। मैंने घर वालों को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर वो अगले दिन जब हम सहेलियां कुएं से पानी भरने के लिए जा रही थीं, तो वो घोड़े पर सवार होकर आ गया। अब सहेलियां उस नौजवान को, उसके जर्क बर्क लिबास को, उसकी खूबसूरती को, उसके नायाब घोड़े को देखकर समझ गए थे कि ये कोई अमीर ज़्यादा है। हर लड़की कोशिश कर रही थी कि वो उसकी तरफ देखे, लेकिन वो सिर्फ मेरी तरफ देख रहा था। और उसने आगे बढ़ के कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मैं कल यहां दूसरे गांव में रहता हूं, यहां आया था, प्यास लगी तो तुमसे पानी मांगा, लेकिन तुम मुझे इतनी अच्छी लग गई हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मैंने तुम्हें कल जैसे ही देखा था, उसके बाद तो मेरी आंखों में ऐसी चमक गई कि रात को मैं सो नहीं सका। मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। उसने ऐसी बातें की, लड़कियां सारी मेरी किस्मत पे रश करने लगी कि कैसी खुशकिस्मत हूं मैं कि ऐसा एक लड़का जो अपना तारुफ करा रहा था कि वो साथ वाले गांव का नवाब का बेटा, अकलौता बेटा है। उसकी शान, उसकी जूते, कपड़े, घोड़े को देख के लगता था कोई नवाबजादा है। और जब एक नवाबजादा मुझसे इज़हार मोहब्बत कर रहा था तो सारी लड़कियों को मेरी किस्मत पे रश्क आ रहा था। मैंने कोई जवाब ना दिया। तो उसने एक और लड़की से पूछा, इसका नाम क्या है? तो उसने मेरा नाम बताया कि इसका नाम सफिया है। उसने कहा, मुझे सफिया के घर का बताओ, इसका घर कहाँ है? उसने पूछा, क्यों? तुम उसके घर का क्यों पूछ रहे हो? वो डर गई। उसने कहा, इसलिए कि मैं अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए लाना चाहता हूं। उसने कहा, हाँ, अगर तुम्हें शादी करनी है और तुम रिश्ते के लिए लाना चाहते हो फिर मैं तुम्हें बता सकती हूं। उसने मेरे घर का रास्ता बता दिया और फिर वो अगले दिन मेरे घर के बाहर पहुंचा। जब मैं निकलने लगी तो वो बाहर खड़ा था और उसने मुझे कहा, सफिया, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं पहले आपकी हाँ या ना सुनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे वालिदैन इस घर में रिश्ता लेकर आए, लेकिन अगर आपको ये रिश्ता कबूल है तो मैं अपने वालिदैन को यहां पे भेजूंगा। क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? मैं कैसे इनकार करती। मैंने शर्मा कर भागने की कोशिश की, लेकिन वो बोला, मैं इस शर्माहट को क्या हाँ समझूं? मैंने गर्दन हिला दी। वो लोग इतनी जल्दी में थे कि हमें भी पता न लगे कि जब हमारे घर में एक नवाबों का रिश्ता आया तो पूरे गांव वाले हैरान थे, रश्क खुश भी थे और रश्क कर रहे थे कि कैसा नसीब पाया है बच्ची ने, उसकी खूबसूरती की वजह से एक नवाब के घर से रिश्ता आया है। मेरे वालिदैन कहाँ इनकार कर सकते थे। वो तो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि उनकी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। यूं मेरे वालिदैन ने जब उनकी हवेली को जाकर देखा तो वो हैरान रह गए। उनको अपनी आंखों पर यकीन ना आया। मेरे वालिदैन भी बेटी वाले थे। कुछ गांव के लोगों के साथ उनके घर गए, उन्होंने बुलाया था। और जब उनकी बड़ी सी हवेली के अंदर दाखिल हुए, उनके नौकर चाकर बड़े से गेट से दाखिल होकर उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जब दाखिल हुए, इतनी बड़ी हवेली को वो तो ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे। मेरे माँ बाप गरीब थे। उनको बिठाकर जिस तरह की आओ भगत की गई, मेरे वालिदैन ने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। जल्दी से ही धूमधाम से मेरी शादी हो गई। मैं शादी होके इस महल में आ गई। दिलावर और मेरा ससुर अकबर, मेरी सास, तीनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन पहली 3-4 रातें तो मैं कमरे के अंदर ही रही। दुल्हन थी और मेरे लिए मुलाजिम। दिन का, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का ज़रूरत की हर चीज़ मुझे वहीं पहुंचा देते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे बताया गया, मुलाजमों के ज़रिए मेरी तरबियत की जाती, मुझे सिखाया जाता कि हवेली के कुछ आदाब हैं। अब आप एक नवाब की बीवी हैं, नवाबजादी हैं, तो आपको हवेली के आदाब भी सीखने चाहिए। तो मैं एक गरीब घर की घरेलू लड़की थी, मुझे आदाब कहाँ पता, सो मुझे आदाब सिखाए जाते। उसमें सबसे बड़ा आदाब यह था कि कमरे से बाहर नहीं निकलना जब तक आपको बुलाया ना जाए। यूं मैं कमरे के अंदर ही रहती, लेकिन मेरा शौहर मुझसे प्यार करता, मेरा ख्याल रखता। मेरी सास मुझसे मिलने के लिए आती, या सास का जब हुक्म होता नौकरानी मुझे बुलाने के लिए आ जाती और मैं उनके साथ बैठ के खाना खाती।
यूं वहाँ के अदब अदाब में सीख गई, लेकिन बग़ैर इजाज़त हम इधर उधर नहीं जाते थे, अपने काम से काम रखते थे। ये हरगिज़ आपका मतलब नहीं था कि आप हवेली में कहीं आ जा सके। जब इजाज़त होती हम आते जाते थे, वरना अपने कमरे तक रहते थे। 1 साल बाद मैं माँ बनने वाली हो गई। मुझे इजाज़त मिलती थी, मैं अपने वालिदैन से जाकर मिल आती थी, उनके लिए तोहफे तोहफ़े लेकर जाती, काफ़ी चीज़ें लेके जाती। लेकिन हवेली के बाग में फिरती, हर जगह पे फिरती, वो एक टाइम टेबल होता, हर वक्त नहीं। जब इजाज़त होती, ये नहीं कि आपका रात को, सुबह, दिन को किसी वक्त भी टाइम चाह रहा आप नहीं जा सकते, एक मखसूस टाइम पे जाते थे, वरना आपको कमरे में रहना होता। मुलाजमें आपको कमरे में सब कुछ दे जाती। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगी थी, मेरे पास सब कुछ था, एक बहुत खुशकिस्मत लड़की। 1 साल बाद मैं मां बन गई और मेरे वहां एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी का नाम ज़ेबा रखा गया। मेरी सास, ससुर अकबर और मेरे शौहर दिलावर बहुत खुश थे। मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आता था। मैं अपने आप को दुनिया की हसीन तरीन, दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी कि कैसे एक नवाबजादा मेरे पास आया और कैसे मेरी शादी हो गई और कैसे मैं खुशकिस्मत हो गई। 1 साल के बाद मुझे एहसास हुआ मैं तो कैद हूं एक घर में, जहां मैं नवाबजादी थी, जहां मैं लिबास बहुत कीमती पहनती थी, खाना पीना बहुत कीमती होता था, हर चीज बहुत नवाबों की तरह थी, लेकिन मेरी आजादी खत्म हो गई थी। एक दिन मेरा दम घुट रहा था कमरे के अंदर। ये कैसी जिंदगी है कि कमरे से बाहर आप निकल ही नहीं सकते, जो अगर आपका दिल भी करे तो आप कमरे से बाहर नहीं आ सकते। कि मैं इसी कमरे में जहां आप लोग बैठे हैं, इसी कमरे से मैं बाहर निकली और मैं बाग की तरफ जाना चाहती थी। मैं आहिस्ता से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रही थी कि मुझे आवाज सुनाई दी। मेरे शौहर, मेरी सास और मेरे ससुर तीनों बातें कर रहे थे, क्योंकि ये तो टाइम था ही नहीं किसी के बाहर आने का। लेकिन मैं वैसे ही दम घुटने की वजह से बाहर आ गई थी। मेरे शौहर कह रहे थे, ये मां बनने वाली तो है, लेकिन पहली बेटी को ही इसने जन्म दिया है। अगर दूसरी भी बेटी होगी तो फिर क्या होगा? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं अभी समझ ना पाई थी कि तभी मेरी सास की आवाज आई, अगर अब भी बेटी पैदा हुई तो इसका भी वही हशर होगा जो इससे पहले तीनों का हो चुका है। उन तीनों ने भी बच्चियों को ही जन्म किया था, पहली भी बेटी, दूसरी भी बेटी। इसने भी पहले ही दीबा को जन्म दे दिया। अगर अब इसने बेटी को जन्म दिया ना, तो इसका वही हाल होगा जो पहले तीनों का हुआ है। तो मेरे सास की आवाज आई, परेशान मत हो, इस दफा हमें हमारे खानदान के लिए लड़का ही मिलेगा, जो हमारी नस्ल को, हमारी पीढ़ी को आगे लेके बढ़ेगा। परेशान मत हो, इस दफा लड़का ही होगा। तो मेरा शौहर बोला, अब हजूर अगर लड़का ना हुआ तो वही होगा जो तुम्हारी मां ने कहा है, जो पहली तीनों के साथ हो चुका है। जैसे पहली तुम्हारी तीनों बीवियों का हाल हुआ है, इसका भी वही हाल होगा, घबराओ मत। मैं लरज कर रह गई। इसका मतलब है दिलावर की ये पहली शादी नहीं थी, उससे पहले भी वो 3 शादियां कर चुका था और उससे पहले 3 औरतों का कोई ऐसा हाल कर चुके थे और इनको बेटे की तलाश थी। मैंने पहली बेटी को जन्म दिया था और ये उम्मीद कर रहे थे क्योंकि मैं दोबारा मां बनने वाली थी, दूसरा बेटा हो। और वो दिन आ पहुंचा जब मेरे यहां दूसरी बेटी की पैदाइश हुई। उसी दिन जब मेरे यहां दूसरी बेटी की पैदाइश हुई, उनके रवैये बिल्कुल मुझसे बदल गए। मेरे शौहर दिलावर को जब बताया गया दूसरी बेटी पैदा हुई है, वो गुस्से से कमरे में ही नहीं आया और मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और उसने मुझे आते ही कहा, तू भी मनहूस निकली, नहुसत वाली मनहूस। तूने भी इस खानदान को वारिस नहीं दिया, एक बेटी पैदा कर दी। अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। हम इस उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद तेरे यहां दूसरा बेटा पैदा हो जाए, लेकिन तूने भी दूसरी बेटी पैदा कर दी। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। उठ उठ यहां से। मैं कहां उठ सकती थी? मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, मैं तो अभी बुरी हालत में थी। उसने मुझे बालों से घसीटा और बालों से पकड़ के खींचा, मजबूरन मुझे उठना पड़ा। एक तकलीफ की मेरी हालत थी और मैं जैसे ही उठ के खड़ी हुई तो वो लोग
मुझे बालों से पकड़ के, बाहर उसका शौहर भी मौजूद था, मेरा ससुर अकबर, उन दोनों ने मुझे वो बालों से घसीट के बाहर लाई और उसके बाद वो दोनों मुझे बालों से पकड़ के घसीटते हुए नीचे बने हुए वो बिल्कुल साइड पर एक तय खाना है उसके अंदर लेकर गए। वहां पहले ही मेरा शौहर दिलावर मट्टी का तेल लेकर खड़ा था। मैं जैसे ही पहुंची उसने पूरा मट्टी का तेल मेरे ऊपर छिड़क दिया और उसके बाद जो मैं चीखो पुकार कर रही थी, समझ गई थी कि मुझे मारने लगे हैं, मैं भीख मांग रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और सालिम ने बेटी को भी वहीं ले आए और जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो तड़प गई। मैं बेटी की तरफ भागने लगी तो उन्होंने मेरे वजूद पे आग लगा दी। जब मेरे वजूद पे आग लगी तो एक तरफ ममता थी अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन मेरे वजूद को आग लग चुकी थी। आप सोच सकते हैं मैं कितनी तकलीफ में होगी। मैं चीखो पुकार कर रही थी, लेकिन अब मैं बेटी के करीब इसलिए नहीं जा सकती थी कि यह आग मेरी बेटी को भी अपनी लपेट में ले लेगी। अब वो हंस रहे थे और शैतान बच्ची को मेरे आगे इस तरह कर रहे थे कि आ जाओ, ले लो इसको, ले लो, ताकि मैं बेटी की तरफ आऊं। मैं कैसे बेटी को हाथ लगाती, मेरे वजूद पे लगी हुई आग तो मेरी बेटी को भी लग जाती। और देखते ही देखते उस आग ने मेरे वजूद को इसलिए अपनी लपेट में ले लिया। मैं चाहती उनसे लिपट जाती, लेकिन कैसे लिपटती। उनके हाथ में, जालिमों के हाथ में मेरी बेटी थी। मैं उनके करीब जाती, बेटी आगे कर देते। तो बस मुझे एक समझ आ गई, मुझे अपनी जान गंवानी है, बेटी को बचाना है। लेकिन मैं क्या जानती थी वो मेरे साथ एक खेल तमाशा खेल रहे हैं। बेटी को बचाते बचाते कि मैंने बेटी के करीब नहीं गई, उनके करीब नहीं गई, चीखती चिल्लाती वहीं पे तड़प तड़प कर मर गई, जल गई। और जब मैं मर गई, मेरा वजूद तड़प तड़प कर जान दे गया, तो मेरी रूह, मेरी आत्मा बाहर निकल आई। और तभी मैंने देखा वो कह रहे, मर गई ये साली, अब इस बच्ची को भी चला दो। मैं तो उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। बच्ची के लिए मैं क्या चीखती चिल्लाती, मैं तो एक रूह बन चुकी थी। उन्होंने उसी तरह उस मासूम बच्ची को भी मट्टी का तेल डालकर छिड़का और जमीन पर रख के आग लगा दी। और उसके बाद हमारे जो ढांचे रह गए थे, जले हुए जिस्म और जो ढांचे बच गए थे, वो उठाए और कहा वहीं इस हवेली के पीछे जो बाग बना हुआ है, इनको भी वहीं दफना दो जहां पहली के तीनों औरतों के बच्चे भी और उनको भी दफनाया गया था। और जब हमें दफना दिया गया तो मेरी वो बच्ची ज़ेबा जो 1 साल की थी, उसको जिंदा गाड़ दिया गया। मैं उसको ना बचा सकी। उसको कब्र खोद के जिंदा कब्र के अंदर डाल के उसको मिट्टी से बंद कर दिया गया। आप सोच सकते हो मेरे ऊपर क्या क़यामत गुजरी थी। जब मैं चीखो पुकार करती फिर रही थी, तभी मैंने वहां पे और बच्चियों को भी देखा, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को, कुछ ऐसी जिनको पैदा होते ही मेरी तरह हर औरत ने 2-2 बच्चियों को जन्म दिया था। मुझसे पहले जो 3 औरतें थीं, सबके यहाँ पहली बेटी हुई, उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। जैसे ही दूसरी बेटी हुई उसको भी मार दिया, फिर दोनों बेटियों को भी मार दिया। दूसरी औरत से भी 2 बेटियां हुई, तीसरी औरत से भी 2 बेटियां हुई और मुझसे भी 2 बेटियां हुई थीं। कुल मिला के 6 बेटियां, जिनमें हर औरत की 1 साल की बेटी और पैदा हुई ताज़ी बेटी। दूसरी औरत का भी यही था, 1 साल की उसकी बेटी हो गई थी और दूसरी बेटी जैसे ही पैदा हुई थी उसको भी मार दिया गया। यूं 1 साल की 3 बच्चियां और 3 बच्चियां ऐसी थीं जो अभी पैदा होकर 1-2 दिन की थीं। हम औरतें और बच्चे भटकना शुरू हो गए। लेकिन एक आग थी, गुस्से की आग, कि हम बदला ले सकें। लेकिन उस वक्त हमारे पास ताकत नहीं थी, अभी हम अपने वजूद से निकले थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसी, तीनों औरतें, पहले वाली और मेरे अंदर, हम चारों के अंदर एक ऐसी आग जल रही थी कि हम इनसे बदला ले सकें। और फिर हम में से एक औरत ऐसी थी जिसकी आत्मा ने हमें आके बताया अब वो इतनी शक्ति ले आई है कि हम इनको मार सकते हैं। लेकिन काफी टाइम लग गया। ये फिर एक नई शादी की तैयारी करने में थे कि उस रात हम चारों ने उन सबको इस अंदाज में मारा कि इन्होंने किस तरह हमारी बच्चियों को और हमें आग लगा के जलाया था कि हमने उनकी लाश के टुकड़े कर दिए, उनके पेट चाक करके
उनके पेट के आज़ा निकाल के सारे फेंक दिए। हमारा गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद उनके कुछ रिश्तेदार यहां रहने के लिए आ गए। वो दूसरी रात ही थी, कुछ लोग वो भी लालची यहां रहने के लिए आए थे। हमें उनके बारे में पता चला वो भी उन्हीं की तरह जालिम थे, उनका किरदार भी इन्हीं की तरह जालिम था। उनको हमने मारा नहीं लेकिन डराया, इस तरह उनके सामने आके उनको डराया कि उनमें कुछ पागल हो गए और भाग गए। हमारी रूहें यहां भटकना शुरू हो गईं, क्योंकि हमें मारा गया था लेकिन दफनाया नहीं गया था। हमारी हड्डियां अभी भी ऐसे ही दफना दी गई। हमारी बच्चियां जो 1-1 साल की थीं जिंदा दरगोर की हुई थीं। 4 बच्चियां जो जिंदा दरगोर कर दी गई थीं और 4 मासूम बच्चियां जो 1 दिन की या 2 दिन की पैदा हुई थीं, उनको जला दिया गया था। और हर मां के सामने यही किया गया था, उसकी बच्ची को उसके सामने दिखाया जाता ताकि वो लिपट ना सके उनसे, क्योंकि उनको डर होता था जिसको आग लगी है, अगर वो इनकी तरफ भागती हुई आ गई और लिपट गई तो वो बच्ची को उसके सामने ढाल बनाकर रखते थे। उन्होंने एक ऐसा शख्स अपने घर में ले आए थे जब हमें जला दिया था। हर दफा एक ऐसे शख्स को ले आते थे जो वहां बैठ के इस तरह की पढ़ाई कर देता था कि अगर कोई आत्मा भी हो, कोई इस तरह का भूत भी हो तो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। और जब मेरी दफा उन्होंने मुझे मारा था तो उससे अगले दिन ही वो उसी शख्स को ले आए थे कि घर के अंदर पढ़ाई करे और घर को क्लियर कर दे। वो जान चुका था इनके राज को, लेकिन उसके मुंह बंद करने के लिए उसको बेइंतहा पैसा देते थे। और वो खबीस शख्स कि रूहें नुकसान ना पहुंचा सके, आत्मा किसी को तकलीफ ना दे सके, ऐसा अमल कर देता कि कोई आत्मा कुछ ना कर सकती। लेकिन जो मुझसे पहले 3 थी उनमें से एक अक्लमंद निकली और उसको पता लग गया। फिर वो आया है हमारी ताकत को रोकने के लिए कि हम कुछ कर ना सकें। लेकिन इस दफा वो जैसे ही आया, उसने जाके सबसे पहले उसे गला दबाकर मार दिया। और बस फिर वो ताकत हमारे पास आ गई कि वो जो जादू करके हमें कैद कर देता था कि हम ताकतवर ना रहें, कुछ ना कर सकें, उसके मरने से वो हमारे पास ताकत आ गई और हमने बदला ले लिया। जब उनको मार दिया घर वालों को, तो उनके रिश्तेदारों के साथ भी हमने बुरा किया। लेकिन उसके बाद कुछ लोग चोरी की गर्ज से आए। लेकिन सच ये है, हम रोज रात को रोती। गांव के लोग रोने की आवाज सुनते खौफजदा हो जाते। कई लोगों को हम नजर आए इस नीयत से कि वो हमारी मदद कर सकें। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियां जिनको आप बोने कह रहे हैं, ये आपकी तरफ भागी थीं। जिनकी छोटी छोटी रूहें इस तरह बन के आपके पास भागी थी कि आप हमारी मदद कर सकें। लेकिन लोग डर जाते। आपका ये दोस्त, इसको भी हमने इस नीयत से अपना वजूद दिखाया था और बच्चे इसकी तरफ भागे थे कि हम मदद का तकाजा कर सकें। लेकिन ये भी दूसरों की तरह डर कर भाग गया। कुछ लोग खौफ की वजह से पागल हो गए। हम उनको खौफजदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो बुरे लोग थे उनके साथ तो हम बुरा पेश आते। गांव वालों ने यही मशहूर कर रखा कि जो बहू थी उसने सबको मार दिया, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गई थी। जो बाकी 3 थी उनके वालिदैन भी ढूंढते हुए यहां पे आए थे, लेकिन इन लोगों ने यह कहा था कि वो हमारे घर से जेवरात लेकर भाग गई है। वो इल्जाम लगा देते थे। पहली को भी मार के इल्जाम लगा दिया था कि वो भाग गई है। और हर दफा किसी गरीब लड़की का ही बंदोबस्त करते थे, ऐसे जो इंतहाई गरीब हों, ताकि उनके वालिदैन अगर पीछे आए भी सही तो उनको कह सकें वो तो हमारे जेवरात लेके भाग गई है, हम तुम्हें भी अंदर करा देंगे। और गरीब वालिदैन चुप हो जाते, किसी अमीर के घर से शादी नहीं करते थे। यूं उन तीनों के वालिदैन भी आए, उनको यही कहा गया कि वो तो जेवरात लेके भाग गई हैं, बताओ कहां छुपा रखी है तुमने। तो बेचारे डर के चले गए। मेरे वालिदैन भी यही किया गया। लेकिन उसने जब उस जादूगर को जादू नहीं करने दिया तो हमारी ताकत हमारे पास आ गई, वरना अपने जादू से हमारी ताकत को खत्म कर देता और यूं हमने उनको मार दिया। अब मदद के लिए आपके दोस्त के सामने आए, वो भी डर गए। और आप लोग आज जब आए तो मुझे खुशी हुई कोई अंदर आ गया है। जब मैंने आपको देखा, उसने बाबर की तरफ इशारा किया, कि मैं समझ गई ये शख्स काफी बहादुर है। तो मैं आपके सामने खुद ही आई इस राज से पर्दा उठाने के लिए कि हमारी मदद कीजिए। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ 3 और औरतें भी हैं और 6 मासूम बच्चियां जो पैदा होते ही मार दी गई, और जिसको बाकी दूसरी बच्ची जो 1 साल की थी वो जिंदा दरगोर कर दी गई। हम में से किसी को भी कफन नहीं पहनाया गया, उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा गया, उसको मिट्टी के अंदर ऐसे ही गाड़ दिया गया है। हम बेचैन हैं, हम मासूम हैं, सबकी सब मासूम हैं, बच्चे मासूम हैं, उनकी माएँ मासूम हैं, सब मेरी तरह गरीब घरानों की हैं।
अब जाइए गांव वालों को बताइए, हमारी वजूद को गुस्ल दें, हमारा नमाज जनाजा पढ़ें और हमें फिर से कब्रिस्तान में दफनाएं ताकि हमारी आत्मा वापस जा सके। हम अपना बदला ले चुके हैं। ये कहानी सुनने के बाद वो वहां से, जब वो अपनी कहानी सुना चुकी, तो चुप करके वहां से उठी और चलती हुई कमरे से बाहर चली गई। हम काफी देर ऐसे गुमसुम से बैठे रहे। बाबर कहता है, उसके बाद मैंने कहा उठो, अब देर मत करो। जब हम बाहर आए, बाहर कोई भी नहीं था, हवेली बिल्कुल उसी तरह सुनसान पड़ी थी। हम बाहर आ गए और रात हमने जाग के गुजारी। और जब सुबह हुई, गांव वालों को इकट्ठा किया इमरान ने और उनको सारी बात बता दी गई कि मैं गवाह हूं, हम वहां पे गए थे। जब गांव वालों को हकीकत का पता लगा ये हुआ था, तो कुछ लोगों ने कहा चलो देखते हैं लड़के सही कह रहे हैं या गलत। तो कुछ लोग जमा हुए, तो और लोग भी जमा होते गए, एक काफिला सा बन गया। हम लोग जब उस हवेली के अंदर दाखिल हुए और पीछे बाग वाले हिस्से को जाके खोदना शुरू किया, तो वाकई वहाँ पे छोटी छोटी मासूम बच्चियों के एक साल की बच्चियों के ढांचे मिले और बड़े भी ढांचे मिले, जिससे पता लगा वाकई 4 औरतों के ढांचे थे, 4 एक साल की बच्ची के ढांचे थे और 4 मासूम ढांचे थे जो एक साल की पैदा हुई बच्चियां थीं। उनके तो खैर ढांचे भी एक किस्म के नहीं थे। सब ने तौबा की, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। गाँव के लोग तो बहुत नेक थे। उसके बाद उन्होंने बाकायदा उन हड्डियों को कफन में डाला, उनको गुस्ल एक अंदाजे से, मतलब उस तरह तो गुस्ल नहीं हो सकता, पानी डाल के पढ़ के सब ने विर्द किया, पढ़ा, पानी डाला, उनको कफन पहनाया, उन सब का नमाज जनाजा पढ़ा गया और उनको कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। और उससे अगली रात वही तीनों दोस्त अपने घर ही बैठे हुए थे, इमरान के घर में, कि वही जिसने अपना नाम सफिया बताया था, वो उनके सामने आई। दरवाजे के आर पार गुजर कर आके खड़ी हुई, उसने सलाम किया। वो तीनों चौंके, जब उसकी तरफ देखा तो कहा, मैं बस शुक्रिया अदा करने आई हूं, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी और बाकी खवातीन से भी, खुदा हाफिज। और वहीं उन्हीं की आंखों के सामने खड़ी खड़ी ऊपर की तरफ उठी उसका वजूद, और ऊपर वो उसकी रूह जो सी ऊपर की तरफ उठी और गायब हो गई। उसके बाद इमरान कहते हैं, यार तुम लोगों का आना शायद इस इलाके में इसलिए था कि ये तुम्हारे हाथों लिखा था कि इनका नमाज जनाजा होना और इस राज से पर्दा उठाना। उसके बाद हम ज्यादा वहां ना रह सके। बाबर कहता है, मैं और शोबाज वहां से फिर हम रवाना हो गए। उसके बाद भी कई दफा इमरान की तरफ गए, लेकिन ज्यादा देर रुके नहीं, मिलते थे और वापस आ जाते थे। हवेली वीरान ही पड़ी होती थी। फिर जिंदगी इस तरह मसरूफ हुई, बच्चे बीवी एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे, कहां से कहां चले गए। उसके बाद ना हवेली याद रही, ना उस तरफ चक्कर लग सका, लेकिन कहानी हमेशा याद रही। आज भी जब इसको याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी उसको याद करते हैं, वो सारे मंजर को, तो बेइंतहा ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। वो लड़की आज हमारे सामने आएगी, अभी आके कहेगी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो सारे मंजर याद करते हैं तो एक अजीब सी जिस्म के अंदर झुरझुरी सी आ जाती है। आज कई साल गुजर गए हैं। उन तीनों और चौथी उस खातून की जो हमारे सामने आई थी, एक हसीन और जमील लड़की सफिया, उनकी आत्मा को शांति मिल गई थी। उनकी आत्मा कफन दफन और नमाज जनाजा के बाद हमारी आंखों के सामने ऊपर चली गई थी। लेकिन मैं आज भी एक बात सोचता हूं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बेटा और बेटी का इख्तियार औरत के पास होता ही नहीं है। यह इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मर्द के पास होता है। मर्द शादी के बाद अगर बेटी पैदा हुई है तो भी उसका जिम्मेदार मर्द है, बेटा पैदा हुआ है तो भी उसका जिम्मेदार मर्द है। औरत के पास ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता। जहालत की वजह से लोग ऐसा समझते हैं। हकीकत ये है मेडिकल की रोशनी में कि बेटा पैदा होगा या बेटी, ये चॉइस सिर्फ मर्द के उस कतरे में होती है कि अगर वो एक एक्स गया तो ये होगा, वाई गया तो ये होगा। औरत के पास ये नहीं होता। तो इसलिए कभी भी औरत को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। अगर ये बेटियां पैदा हो रही थीं तो सिर्फ उस दिलावर की वजह से पैदा हो रही थी, उन औरतों की वजह से नहीं।